नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल गूगल स्टडी पॉइंट। देखिए, ये हमारा चौथा वीडियो है जो कि 12th इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन का कलेक्शन हमने किया है, जो कि 12th इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ये बहुत ही हेवी और चुनिंदा क्वेश्चन है का कलेक्शन है। चलिए, बिना देरी किए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। ऑप्शन है ए भूमि, बी मुद्रा, सी पूंजी और डी है पूंगी। ये देखिए, ये एक ऑप्शन गलत है, इसको मत देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है, तो उत्पत्ति का साधन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा इसका ए और बी, भूमि और मुद्रा, जो कि उत्पत्ति का साधन नहीं है। यहाँ पे डी नंबर में होता हमारा ये दोनों ऑप्शन ए और बी, लेकिन वो छूट गया है गलती से टाइपराइटर के द्वारा, उसके लिए क्षमा मांगते हैं। चलिए आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। आंसर है क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे हो, डी है इनमें से सभी। देखिए, क्वेश्चन था कि हमारा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है, तो ऑप्शन है क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे हो, इनमें से सभी। तो ये देखिए, चारों के चारों अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, तो इसका ऑप्शन डी जो कि सही होगा। ये चारों अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। चलिए आते हैं हम अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है तो कभी आदर्श विज्ञान होता है। ऑप्शन है मार्शल, फ्रेडमैन, कीन्स, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा तीसरा का आंसर बी होगा, कीन्स। कीन्स के द्वारा यह वर्ड कहा गया था, ये सेंटेंस बोला गया था कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है तो कभी आदर्श विज्ञान। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए आते हैं हम अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पे कि चौथे नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनमें से कौन से अर्थशास्त्री कल्याणवादी विचारधारा के नहीं थे। क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन से अर्थशास्त्री कल्याणवादी विचारधारा के नहीं थे। तो ऑप्शन है जेबी से, बी है मार्शल, सी है पीगू और डी है कैनन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ये जेबी से जो कल्याणवादी विचारधारा के नहीं थे। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन जो कि 5 नंबर के रूप में है। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया। क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है कि उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन है पीगू, बी है हिक्स एवं एलेन, सी है मार्शल और डी है कोई नहीं। तो देखिए, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत हमारा हिक्स एवं एलेन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए आते हम अगले क्वेश्चन पे जो कि 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बजट निम्न में से कौन सा शब्द है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि बजट निम्न में से कौन सा शब्द है। ऑप्शन है लैटिन, बी है जर्मन, सी है फ्रेंच और डी है कोई नहीं। तो देखिए, 6 का सी नंबर हमारा आंसर होगा कि बजट हमारा क्या है, वो फ्रेंच शब्द है। कौन सा शब्द है, बजट हमारा फ्रेंच शब्द है। चलिए आते अगले क्वेश्चन पे जो कि 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से भुगतान शेष की परिभाषा किसने दी। क्वेश्चन कह रहा है कि भुगतान शेष की परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है मार्शल, बी है बेनहम, सी है कीन्स और डी है कैनन। तो देखिए, ये भुगतान शेष की परिभाषा जो था हमको बेनहम के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, बेनहम, और जो कि ऑप्शन बी के रूप में है, भुगतान शेष की परिभाषा बेनहम के द्वारा दिया गया है। चलिए आते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भुगतान शेष के अंतर्गत निम्न में से कौन सी मदें सम्मिलित है। भुगतान शेष के अंतर्गत निम्न में से कौन सी मदें सम्मिलित है। ऑप्शन है दृश्य मदें, अदृश्य मदें, पूंजी अंतरण, सभी। क्वेश्चन 8 है कि भुगतान शेष के अंतर्गत निम्न में से कौन सी मदें
सम्मिलित है। तो इसका देखिए ये दृश्य मध्य, अदृश्य मध्य, पूंजी अंतरण और डी सभी। तो भुगतान शेष के अंतर्गत ये सभी मध्य सम्मिलित है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भुगतान संतुलन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि भुगतान संतुलन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। ऑप्शन है हमारा क्रमबद्ध रेखा रिकॉर्ड, बी है निश्चित समय अवधि, सी है व्यापकता। क्वेश्चन कह रहा है कि भुगतान संतुलन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा एक, देखिए यहाँ पे ऑप्शन एक मिस्टेक हो गया है, जो कि उपर्युक्त सभी डी नंबर में रहता। उपर्युक्त सभी ये आप लोग देख लीजिए थोड़ा, उपर्युक्त यहाँ पे सभी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी के रूप में आता। तो इसका ये सब हो जाएगा। भुगतान संतुलन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। तो ये तीनों के तीनों विशेषता है क्रमबद्ध, ये तीनों के तीनों व्यवस्था क्रमबद्ध रेखा रिकॉर्ड, निश्चित समय अवधि, व्यापकता, ये तीनों है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के रूप में देखते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य क्या है। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य क्या है। तो देखिए ग्राहकों की जमा स्वीकार करना, बी ग्राहकों को कर्ज देना, सी है नोट निर्गमन और डी है केवल ए और बी। तो देखिए व्यावसायिक बैंकों का जो कार्य होता है वो ग्राहकों की जमा स्वीकार करना, ये तो कार्य है। ग्राहकों को कर्ज देना, ये भी कार्य है। लेकिन ये सी जो हमारा है कि नोट निर्गमन करना, ये व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं होता है, ये केंद्रीय बैंक का कार्य होता है। तो इसलिए इसका हमारा ऑप्शन केवल ए और बी, जो कि 4 नंबर के रूप में है, व्यावसायिक बैंक वाला का आंसर ये हमारा हो जाएगा केवल ए और बी, क्योंकि व्यावसायिक बैंक का यही कार्य है, ग्राहकों की जमा स्वीकार करना और ग्राहकों को कर्ज देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के रूप में देखते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध बैंकिंग सुधार से है। निम्नलिखित में से किसका संबंध बैंकिंग सुधार से है। ऑप्शन है नरसिम्हम समिति, वाई वी रेड्डी समिति है, ए और बी। उसके बाद शायद ऑप्शन देखते हैं या नहीं, हाँ ऑप्शन है डी कोई नहीं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर की निम्नलिखित में से किसका संबंध बैंकिंग सुधार से है। तो ये नरसिम्हम समिति का ही बैंकिंग सुधार से संबंध है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा नरसिम्हम समिति, जिसका संबंध है बैंकिंग सुधार से। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के रूप में। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है किस वर्ष भारत में 14, देखिए यहाँ पे भी एक मिस्टेक हो गया है, टाइप के द्वारा टाइप में मिस्टेक हो गया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इधर। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा, हाँ क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष भारत में 14 वर्ष यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ 14 बड़े होगा, सॉरी यहाँ माफ़ कीजिएगा 14 बड़े। अभी हम लोग थोड़ा नए हैं, दिक्कत हो रहा है। हाँ चलिए देख रहे हैं आगे, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। किस वर्ष भारत में 14, यहाँ पे ये बड़े हो जाएगा, बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो हमारा ऑप्शन है 1949, 1955, 1969 और 2000। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1969 में ही 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 का क्या होगा, सी, 1969 में किया गया। चलिए देखिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं। निवेश के निर्धारक घटक कौन से है। ऑप्शन है पूंजी की सीमांत क्षमता, बी है ब्याज दर, सी है ए और बी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 13 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी। निवेश के निर्धारक घटक पूंजी की सीमांत क्षमता भी है और बी ब्याज दर भी है, दोनों ऑप्शन होगा, तो यानी सी, ए और बी होगा। चलिए आते अगले क्वेश्चन पे 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते क्या है। क्वेश्चन कह रहा है वैसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते वो क्या है। ऑप्शन है राजस्व व्यय, बी है पूंजीगत व्यय, सी है ए और बी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। वैसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते वो राजस्व व्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, राजस्व व्यय। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर है।
इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन है हमारा आय कर, बी है संपत्ति कर, सी है उत्पाद शुल्क और डी है उपहार कर। कह रहा है कि इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर है। तो देखिए उत्पाद शुल्क जो होता है हमारा वो अप्रत्यक्ष कर होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा कि उत्पाद शुल्क क्या है, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इनमें से कौन राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है। इनमें से कौन राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है। देखिए ऑप्शन नीचे है। कह रहा है व स्फीतिकारी दबाव, बी है स्फीतिकारी दबाव, सी है ए और बी और डी है कोई नहीं। तो क्वेश्चन हमारा 16 कह रहा था कि इनमें से कौन राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है। इनमें से कौन राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है। देखिए तो इसका है व स्फीतिकारी दबाव हमारा आंसर होगा। ये जो हमारा राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा अस्फीतिकारी दबाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्न में से कौन सरकार द्वारा उधार लेने के कारणों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। निम्न में से कौन सरकार के द्वारा उधार लेने के कारणों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। ऑप्शन है राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा, उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा क्या होता है कि सरकार के द्वारा उधार लेने के कारणों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि कह अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो गुणक क्या होगा। कह रहा है कि अगर सॉरी यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो गुणक क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन जो हमारा है कह रहा है 1 होगा या 0 होगा या 3 होगा या 2 होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा कि अगर अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो गुणक क्या होगा। तो गुणक हमारा हो जाएगा डी। अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो गुणक हमारा 2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है। गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। ऑप्शन है साख की राशनी, बी है प्रत्यक्ष कार्यवाही, सी है ऋण की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन और डी है उपयुक्त सभी। तो ये देखिए गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। तो ए को भी साख की राशनी को भी शामिल किया जाता है, बी को प्रत्यक्ष कार्यवाही को भी शामिल किया जाता है, ऋण की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन को भी शामिल किया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा आंसर। चलिए इसके साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। देखिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपके पास वीडियो आते रहें। धन्यवाद।